कल आप सबने स्थानीय पदादेशो नल्विथो सूत्र का अर्थ समझा एवं सूत्र का प्रयोजन समझा था। आपको बताया गया था कि आदेश कितने प्रकार के हैं, 8 प्रकार के, जिन्हें हमें स्थानीयवत करना है और उसमें से अल विधि को छोड़कर। ठीक है, तो आज हम उसकी सिद्धियां करेंगे क्रमशः एक एक आदेश के उदाहरणों के। तो सर्वप्रथम धातु का आदेश धातु के समान होता है, ये आपको बताया गया था। उसके उदाहरण थे भविता, भवितुम, भवितव्यम। हम भविता की सिद्धि कर रहे हैं, उसी के समान आगे भवितुम भवितव्यम की सिद्धि होगी। भूसत्यायन धातु रखेंगे। यहाँ पर सामान्य रूप से आप भूसत्यायन धातु से भी भविता बनाते हैं, किंतु यहाँ पर हम जो भविता बनाने जा रहे हैं वो असभुवी धातु से बनाएंगे। किस धातु से बनाएंगे? असभुवी। दोनों धातुओं का अर्थ लगभग एक ही है। तो असभुवी धातु है, इसके स्थान पे सूत्र लगेगा अस्तेर भू। सूत्र निकाल लीजिए। द्वितीय अध्याय के चतुर्थ पाद का यह सूत्र है अस्तेर भू 2 4 52। ये अर्ध धातुके का अधिकार ऊपर से आता है, तो ये अर्ध धातुके के अधिकार में सूत्र है। सत्तावन तक अर्ध धातुके का अधिकार चलेगा। दूसरी बात यहाँ पर यह ध्यान देनी है कि आपको पहले ही बताया गया था जब किंगितिच सूत्र पढ़ा रहे थे कि सप्तमी 3 प्रकार की होती है, निमित्त सप्तमी, पर सप्तमी और विषय सप्तमी। निमित्त सप्तमी का तात्पर्य था कि उसको मान करके कार्य होना। पर सप्तमी माने वो परे होना चाहिए और उससे अव्यवहित पूर्व कार्य होता है। और तीसरी सप्तमी है विषय सप्तमी। विषय सप्तमी क्या होती है कि न तो हमने निमित्त माना है, न ही परे होना है, अपितु ऐसा विषय उपस्थित होगा अथवा वो प्रत्यय आएगा। आर्ध धातु के विषय अर्थात संप्रति नहीं है, किंतु ये आपके बुद्धि में स्थित है कि आर्ध धातु प्रत्यय आएगा, ऐसा विषय उपस्थित होगा, ऐसा मानकर पहले ही उस कार्य को कर लिया जाता है। बात समझ में आ गई? उसमें परे भी नहीं चाहिए, निमित्त भी नहीं चाहिए, अपितु ऐसा विषय उपस्थित होगा ऐसा मान करके हम पहले ही कार्य कर लेते हैं। उसे क्या कहते हैं? विषय सप्तमी। अब यहाँ पर सूत्र का अर्थ होगा आर्ध धातु का विषय अस्तेः स्थाने भू इत्ययम् आदेशो भवति। अस्तेः षष्ठी का एक वचन है, इसकी सिद्धि आप पढ़ चुके हैं। किस सूत्र में पढ़ा था? षष्ठी स्थाने योगा में। बस यहाँ पर हम इस सूत्र का प्रयोजन यहाँ पर कैसे घटेगा वो आपको बताना है। केवल अस्तेः, अस्ति के स्थान में लिखा है यहाँ पर, यानी जब क्या अस्ति रूप बन जाएगा उसके बाद आप भू आदेश करेंगे? नहीं, अभी तो एक वार्तिक है धातु निर्देशे इक स्थिपौ वक्तव्यौ। धातु निर्देशे इक स्थिपौ वक्तव्यौ। व्याकरण शास्त्र में कहीं पर भी धातु का यदि निर्देश करना है कि इसके परे रहते, इस धातु के स्थान में अथवा इस धातु से उत्तर, तो उसमें क्या करना चाहिए? अथवा इक प्रत्यय करें अथवा स्टिप प्रत्यय कर दें। इक अथवा स्टिप प्रत्यय से निर्देश किया जाता है। तो यहाँ पर स्टिप प्रत्यय से निर्देश किया तो अस्ति बन गया। तो अस धातु के स्थान पे आर्ध धातुक विषय में भू आदेश होता है। आर्ध धातुक विषय यानी आर्ध धातुक प्रत्यय आएगा। आपको मालूम है आप क्या शब्द प्रयोग करने जा रहे हैं, तो उसमें आर्ध धातुक प्रत्यय आएगा, ऐसा मान करके पहले ही अस के स्थान पे भू आदेश होता है। तो अब इसकी हमें सूत्र हमें यहाँ पर लगाना है णुवुल त्रिचौ। सूत्र का अर्थ है धातोः णुवुल त्रिचौ प्रत्ययौ परौ च भवतः। धातु से णुवुल और त्रिच प्रत्यय होते हैं। सूत्र कहता है धातु से णुवुल त्रिच प्रत्यय होते हैं। यहाँ पर धातु क्या थी? अस। अस के स्थान पे क्या आदेश हो चुका है? भू आदेश हो चुका है। अब ये तो धातु नहीं है, धातु तो अस थी, तब इस भू धातु से
त्रिच प्रत्यय संभव ही नहीं है। तब स्थानीय वदादेश, इस प्रकार की नहीं, आदेश भी क्या होते हैं, स्थानीय के समान ही होते हैं। आदेश में भी स्थानीय को मान करके जो कार्य किए जाते हैं वही कार्य आदेश में भी हो जाते हैं, संभव है। तो भू का स्थानीय कौन था, अस, स्थानम अस्य अस्ति इति स्थानीय, स्थान इसका है, यानी भू के स्थान है ना, भू किसके स्थान पे हुआ है, अस के स्थान में, अतः अस स्थानीय है और भू आदेश है, तो भू आदेश में स्थानीय के समान कार्य होंगे, अर्थात इसको हम क्या मान लेंगे, धातु मानेंगे, और धातु मान करके यहाँ पर त्रिच प्रत्यय हो जाएगा। तो भू आगे त्रिच, इसके पश्चात च के लंतम से संज्ञा करेंगे और त्रिच प्रत्यय की आर्ध धातुकम शेषा से आर्ध धातु संज्ञा करके उसके पश्चात आर्ध धातु का सिर्वराध से इटागम, सार्वधातु का अर्ध धातु का यो से गुण, अवादेश, विदुषण प्रुदन सोने सामचा से अनंग आदेश इत्यादि कार्य करके क्या शब्द बनता है, भविता। ठीक इसी प्रकार से भवितुम में तुम प्रत्यय और भवितव्यम में तव्यत प्रत्यय करेंगे। तो सिद्धियां आप पहले पढ़ चुके हैं। यहाँ पर हमने आपको बस इतना ही बताया कि इस सूत्र में इसका प्रयोजन कैसे, इस उदाहरण में ये सूत्र कैसे घटेगा। तो अस के स्थान पे जो आपने भू आदेश किया है वो धातु ही माना जाता है, और उसके बाद धातु के जो कार्य हैं वो सारे कार्य अस के स्थान पे हुए भू के स्थान पे भी हो जाता है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से ये हो गया। इस प्रकार वक्ता वक्तुम वक्तव्यम भी था, ठीक है ना, वहां पर भी क्या था, ब्रू व्यक्तायाम वाच्य धातु थी, ब्रू के स्थान पे वच आदेश किया और वच भी धातु मानी गई, और धातु मान करके उसमें भी त्रिच, तुमुन, तव्यत इत्यादि प्रत्यय वहां पर भी हो जाते हैं। तो धात्वादेश के उदाहरण आपने समझ लिए, भविता, भवितुम, भवितव्यम। आगे है अंगादेश। अंग के स्थान पे जो आदेश वो अंगादेश हुआ, और अंग के स्थान पे होने वाला आदेश भी अंग के समान ही माना जाता है। इसका उदाहरण था केन काभ्याम कैहि, केन काभ्याम और कैहि, ये तीन उदाहरण हैं। तृतीया विभक्ति के ये उदाहरण है। ये केन शब्द बनता है किम शब्द से, किससे बनेगा, किम शब्द से। किम शब्द, किम की प्रातिपदिक संज्ञा की, प्रातिपदिक संज्ञा करने के पश्चात स्वात्युत्पत्ति करेंगे। स्वात्युत्पत्ति में हम यहाँ पर कर्तृकर्णयुक्त तृतीया से तृतीय विभक्ति ला करके किम आगे ता, इसके पश्चात ता की विभक्ति संज्ञा तो है ही, यहाँ पर हमने सूत्र लगा दिया किमह ता। द्वितीय अध्याय के सप्तम अध्याय के द्वितीय पाद का यह सूत्र है किमह ता। सूत्र का अर्थ है किमह अंगस्य कह आदेशो भवति विभक्तौ परतः। किम अंग को का आदेश होता है विभक्ति के परे रहते। किम के आपने अंग संज्ञा की है, हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आप अंगाधिकार के सूत्र लगाएंगे तो अंग संज्ञा हम उससे पहले करेंगे। तो किम शब्द है टा विभक्ति परे है, किम अंग के स्थान पे का आदेश होगी। का आगे टा, सूत्र लगा टा ngसी ngसामि नात्स्या। सातवें अध्याय के प्रथम पाद का यह सूत्र है। ऊपर से अतो भी से ऐसे अतः की अनुवृत्ति आ रही है, अंगस्य का अधिकार चल रहा है। ठीक है, अदंतात् अंगात् उत्तरस्य टा ngसी ngसाम स्थाने यथा संख्यम इन आत्स्य इत्येते आदेशाः भवन्ति। अदंत अंग से उत्तर टा ngसी और ngस के स्थान में क्रमशः आदेश होते हैं। सूत्र ने कहा अदंत अंग से उत्तर। ठीक है, ये अदंत तो है किंतु अंग संज्ञा तो इसकी नहीं की थी। अंग संज्ञा किसकी की थी, किम शब्द की थी। अंग संज्ञा किसकी की थी, किम शब्द की थी। क्यों किम शब्द की थी, क्योंकि किम से प्रत्यय की उत्पत्ति हुई थी। अंग संज्ञा करने वाला जो सूत्र है यस्मात् प्रत्यय विधि तदादि प्रत्ययंगम
वो क्या कहता है? यस्मात् धातु जी हाँ, जिस धातु अथवा प्रातिपदिक से प्रत्यय की उत्पत्ति होती है उस प्रत्यय के परे रहते उसी की अंग संज्ञा होगी। तो यहाँ पर किम से आपने टा प्रत्यय की उत्पत्ति की थी, अतः अंग संज्ञा भी किसकी हुई थी? किम की हुई थी। अब यहाँ तो का है। यदि आप ऐसा सोचे कि का आदेश करने से पहले ही हम टा को इन आदेश कर दें तो संभव था? नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि वो अदंत अंग नहीं था। और अब यदि कर रहे हैं तो ये अदंत है किंतु अंग नहीं है। तो फिर स्थानीय वदादेश ने इसका समाधान किया कि आदेश स्थानीय के समान ही होते हैं। आपने अंग के स्थान पे आदेश किया है तो अंग के स्थान पे जो का आदेश हुआ वो भी क्या माना जाएगा? अंग ही माना जाएगा। और इस प्रकार से यहाँ पर हम इसको अंग मानेंगे और अदंत अंग से उत्तर टा के स्थान पे क्या आदेश करेंगे? इसके पश्चात आग गुण लगा करके अवर्ण से उत्तर अच के परे रहते पूर्व पर के स्थान पे गुण का आदेश हुआ और शब्द सिद्ध हो गया के नाम। इसी प्रकार काभ्याम में देखिए, किम आगे भ्याम, किम आगे भ्याम रखा, पुनः भ्याम के बढ़ते किम को का आदेश कर दिया, स्थिति हो गई का आगे भ्याम। यहाँ क्या सूत्र लगाएंगे? सुपिच। उसका भी वही अर्थ है, अदंत अंग से उत्तर या आदि सुपर हो तो अदंत अंग को दीर्घ होता है, ठीक है ना। ये आदि सुप परे रहते अदंत अंग को दीर्घ करता है सूत्र। ये आदि सुप तो परे है किंतु अंग नहीं, ये जो है वो अंग नहीं है, अदंत है पर अंग नहीं है, दीर्घ नहीं हो सकता था। अतः आदेश स्थानीयवत हुआ, अंग के स्थान पे होने वाला आदेश अंग के समान ही माना गया और सिद्धि हुई काभ्याम। कही किम आगे भिस के स्थान पे अभी नहीं, पहले भिस के पर रहते किम को का आदेश करेंगे, किम का संज्ञा करके। अच्छा अभी क्यों नहीं है तो अभी सही लग सकता, अदंत अंग से उत्तर लेंगे, ठीक है। इसलिए अपने पहले का आदेश कर लिया। अब ये अदंत तो है किंतु अंग नहीं है, इसलिए अदंत अंग से उत्तर भिस के स्थान पे ऐसा आदेश नहीं हो सकता है। तो फिर सूत्र ने कहा कि अंग के स्थान पे होने वाला आदेश अंग ही माना जाएगा और इस प्रकार से का को अंग माना तो अदंत अंग से उत्तर भिस के स्थान पे क्या किया? आई। और उसके पश्चात वृद्धि रेखी से वृद्धि एक आदेश करके क्या बन गया? कई। ठीक है, तो अंगादेश हो गया केन काभ्याम कई। तो धात्वादेश अंगादेश, उसके पश्चात क्या है? कृदादेश। कृदादेश का उदाहरण था प्रकृत्य प्रहृति, प्रकृत्य प्रहृति, ठीक है। प्र उपसर्ग क्या सिद्धि करेंगे? प्रकृत्य, प्र उपसर्ग है और प्रकृति का अर्थ क्या होगा? भली प्रकार करके, अच्छी प्रकार करके। टुकड़ी करने धातु है जिसके यहाँ की संज्ञा डो की संज्ञा करने के पश्चात प्रक्रि। यहाँ पर हमने क्या किया? समान कर्तृकयोः पूर्व काले सूत्र से समान कर्ता वाली धातुओं में पूर्व काल में वर्तमान जो धातु उससे त्वा प्रत्यय होता है। प्रकृत्वा का की रशक तद्धित से संज्ञा प्रकृत्वा। इसके पश्चात यहाँ पर एक सूत्र आप सबने याद किया हुआ है, कुगति प्रादय। समास प्रकरण का यह सूत्र है, इसको आप निकाल लीजिए। नित्यम क्रीड़ा जीविका से नित्यम की वृत्ति आ रही है। तत्पुरुष समास में यह सूत्र है, तत्पुरुष समास के अधिकार में। सूत्र का अर्थ करेंगे कु गति संज्ञकाः शब्दाः प्रादयश्च समर्थेन सुबन्तेन सह समस्यन्ते तत्पुरुषश्च समासो भवति। कुशब्दः गति संज्ञकाः शब्दाः प्रादयश्च समर्थेन सुबन्तेन सह समस्यन्ते तत्पुरुषश्च समासो भवति। नित्यम समस्यन्ते, कु का यदि किसी के साथ प्रयोग हो रहा है तो उसका नित्य समास होगा।
गति संज्ञा होती है गतिष्ठ सूत्र से और उसके आगे अधिकार चलता है और यदि चिड़ा चष्ट इत्यादि, तो गति समास होता है। और प्रादि गण है, ठीक है ना, प्रपरा अपसम अनुभव निस्सर इत्यादि, इन सब का समर्थ सुबंत के साथ नित्य समास होता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आप कभी बिना समास का भी इन पदों का प्रयोग करें, ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पर ये प्र है, समर्थ सुबंत है, कैसे प्र क्री त्वा, ठीक है ना। त्वा क्या है, यहाँ पर आपने कृदतिंग से त्वा की कृत संज्ञा की है, पुनः कृत तद्धित समासाष्ट से इसकी प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी और प्रातिपदिक संज्ञा होने के पश्चात साध्योत्पत्ति भी होगी। अतः यहाँ पर क्या आ जाएगा, सु, ठीक है ना, प्रक्रि, हाँ। अब इसके पश्चात जब इसका समास हो गया तो प्रातिपदिक संज्ञा भी हुई और प्रातिपदिक संज्ञा करके आपने अभी तो अंतर्वर्तनी जो विभक्तियां थी उनका आपने क्या कर दिया, लोप कर दिया। तो प्रकृत्वा ये स्थिति रही, ठीक है। इसके पश्चात यहाँ पर एक सूत्र लगता है, समासे न पूर्वे बोलियम, 7:1:37। कभी भी जब उपसर्ग सहित धातु से हम त्वा प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो उसका हमेशा ही कुगति प्रादेह से नित्य समास हो जाता है। और जब नित्य समास होगा तो समासे न पूर्व त्वल्यप सूत्र से समास में त्वा को ल्यप आदेश होना ही होना है। केवल जब न प्रयोग होगा पूर्व में तब नहीं होगा। सूत्र का अर्थ करेंगे, अनय पूर्वे समासे त्वः स्थाने ल्यप आदेशो भवति। अनय पूर्वे समासे त्वः स्थाने ल्यप आदेशो भवति। अनय पूर्व समास में नय पूर्व समास नहीं होना चाहिए, तो त्वा के स्थान पे ल्यप आदेश होता है। यहाँ पर तो प्रादि समास है ना, अतः प्रादि समास में त्वा के स्थान पे क्या हो गया, तो हमेशा याद रखिएगा कि यदि धातु उपसर्ग सहित प्रयुक्त हो रही है तो उस उपसर्ग सहित धातु का कुगति प्रादेह से समास होता है और उसके पश्चात त्वा के स्थान पे ल्यप अनिवार्य रूप से होगा। आप कभी भी ऐसा प्रयोग नहीं कर सकते हैं कि प्रकृत्वा, है ना, संगत्वा, आ रहा समझ में, हमेशा वहां पर त्वा के स्थान पे ल्यप आदेश करना है, अन्यथा वो व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध शब्द होगा। तो प्रकृत्वा था, त्वा के स्थान पे हमने क्या किया, ल्यप के प की संज्ञा लंत्यम से, ल की संज्ञा लशक गति से बचा प्रक्रिया। इसके पश्चात सूत्र लगाइए, ह्रस्वस्य पीति कृति तो। षष्ठ अध्याय के प्रथम पाठ का यह सूत्र है, ह्रस्वस्य पीति कृति तो। ह्रस्वस्य पीति कृति परतः तुक आगमो भवति। ह्रस्व को पित कृत के परे रहते तुक आगम होता है। क्री ह्रस्व है, ठीक है, एक मात्रिक री अच्छा, इसके उकालो ह्रस्व देश पृथक से ह्रस्व संज्ञा हो गई है। और ये जो ल्यप है ये पित तो है, पित है किंतु कृत नहीं। कृत क्यों नहीं है, क्योंकि कृदतिंग के अधिकार में जो प्रत्यय है उन्हीं की कृत संज्ञा होती है और कृदतिंग के अधिकार में क्या था बच्चों, त्वा था, ल्यप तो नहीं था। बात समझ में आ रही है, कृत के अधिकार में क्या था, कृदतिंग के अधिकार में त्वा था किंतु ल्यप तो नहीं था। तो त्वा की तो कृत संज्ञा होगी किंतु ये तो ल्यप हो चुका है, इसकी तो कृत संज्ञा नहीं हो सकती है। तो ये पित तो है किंतु कृत नहीं है। और जो त्वा प्रत्यय था वो कृत था किंतु पित नहीं था। आपके मन में ये बात आ रही होगी कि जब त्वा रहता हम तभी ल्यप वो कर दें, तो आगम कर दें, तो कहते हैं वो कृत तो था किंतु पित नहीं था, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि इसको हमने स्थानीय वदादेश सूत्र लगा लिया। आदेश स्थानीय के समान होते हैं, कृत के स्थान पे जो आदेश हुआ है वो भी क्या माना जाएगा, कृत ही माना जाएगा। कृत के स्थान पे होने वाला आदेश कृत ही माना जाएगा। इस प्रकार से इसको आपने कृत मान लिया, कृत मान करके तो कागम किया। तो कागम कहाँ होगा, अंत में आद्यंतो टकितौ षष्ठी निर्दिष्टस्य कित आगमः आदौ कित आगमश्च अन्ते भवति, है ना। तो षष्ठी निर्दिष्ट ह्रस्वस्य उससे
क्या होगा, उसके अंत में होगा। तो यहाँ पर स्थिति हो गई आपकी क्री तुक य, तुक का शेष बचा त, सिद्धि हो गई आपकी सिद्ध प्रकृत्य। यहाँ तक तो कृतादेश घटा। अव्ययादेश का भी यही उदाहरण है, अव्ययादेश का भी यही उदाहरण है। अब इसको आगे घटा लीजिए, प्रकृत्य, इसके पश्चात स्वादित्पत्ति हो गई, प्रातिपदिक संज्ञा हुई थी, स्वादित्पत्ति हुई, प्रकृत्य आगे सु। अब यहाँ पर हमें इसकी अव्यय संज्ञा भी करनी है, किंतु अव्यय संज्ञा के लिए तो त्वा तोसुन कसुना सूत्र था। त्वा तोसुन कसुन प्रत्यांत शब्दों की अव्यय संज्ञा होती है। अब ये त्वा तो रहा ही नहीं, क्या हो चुका है, जब हो चुका है, इसकी अव्यय संज्ञा नहीं होगी। यदि अव्यय संज्ञा नहीं होगी तो सु का लुक भी नहीं होगा, सु का लुक नहीं होगा तो प्रकृत्यम इत्यादि रूप बनेंगे। तो फिर यहाँ पर वही बात आई कि अव्यय के स्थान पे होने वाला आदेश भी अव्यय ही माना जाएगा। तो त्वा प्रत्यांत शब्द यदि अव्यय था तो ये भी क्या माना गया, अव्यय ही माना गया। और इस प्रकार से अव्ययादासुपः से अव्यय से उत्तर सु का लुक होकर के शब्द सिद्ध हुआ प्रकृत्य। हृहरणे धातु से क्या बन जाएगा, प्रकृत्य। हृहरणे धातु से प्रकृत्य। ठीक है, अगला क्या है, त्रिदादेश के बाद तद्धित आदेश। ठीक है, तद्धित के स्थान पे होने वाला आदेश भी तद्धित के समान ही माना जाता है। उदाहरण है इसका दाधिकम और अद्यतनम। उदाहरण है दाधिकम अद्यतनम। दध्नि संस्कृतम इति दाधिकम। दध्नि संस्कृतम इति दाधिकम। बताओ, दध्नि संस्कृतम किया है तो दधि आगे क्या रहेगा, दध्नि कहाँ का रूप है, रूप चलाइए, दधि दधि, हाँ आगे दधि दधिनी दधीनी। द्विवचन में शी आता है इसलिए वो दीर्घ होता है। आगे दध्ना दधिभ्याम दधिभिः, दध्ने दधिभ्याम दधिभ्यः, दध्नः दधिभ्याम दधिभ्यः, दध्नः दध्नोः दध्ना, दधि दधति दध्नोः दध्नोः। तो कहाँ का रूप हुआ, तो यहाँ पर जस कैसे आएगा, क्या आएगा, दधि आगे नी, दधि आगे नी। संस्कृतम इस अर्थ में प्रत्यय आएगा। सूत्र है तद्नष्ठक। क्या है सूत्र, तद्नष्ठक। चतुर्थ अध्याय के द्वितीय पाद का यह सूत्र है। संस्कृतम भक्षा की अनुवृत्ति आ रही है। इसके ऊपर सूत्र है 13वें नंबर का तत्रोद्धृत ममत्रेभ्यः। उससे तत्र की अनुवृत्ति 19 सूत्र तक जाएगी। संस्कृतम भक्षा की भी 19 सूत्र तक जाएगी। सूत्र का अर्थ होगा तत्र अर्थात सप्तमी समर्थात दधि प्रातिपदिकात। दधना यहाँ पर कह दिया ना स्पष्ट, तो सप्तमी समर्थात दधि प्रातिपदिकात संस्कृतम भक्षाः इत्येतस्मिन् अर्थे ठक् प्रत्ययः परश्च भवति। बोलिए क्या अर्थ हुआ सूत्र का, सप्तमी समर्थात दधि प्रातिपदिकात संस्कृतम भक्षाः इत्येतस्मिन् अर्थे ठक् प्रत्ययः परश्च भवति। सप्तमी समर्थ दधि प्रातिपदिक से संस्कृतम भक्षाः, खाने योग्य वस्तु जो कि संस्कृत की गई हो, छौंकी गई हो, तैयार की गई हो, स्वादिष्ट बना दी गई हो, ऐसे इस अर्थ में ठक् प्रत्यय होता है। तो दधनि संस्कृतम दाधिकम का अर्थ क्या हो जाएगा, दही में संस्कृत की हुई जो भी खाने योग्य वस्तु, रायता इत्यादि है जैसे, उसको दही में मिला करके आप उसको संस्कृत कर देते हैं, छोंक देते हैं, तैयार कर लेते हैं, इसलिए दाधिकम का अर्थ क्या हो जाता है, रायता। ठीक है, तो यहाँ पर दधनि संस्कृतम, दधि आएंगी ठक प्रत्यय कर लिया। क्या प्रत्यय किया, ठक। उसके पश्चात तद्धित संज्ञा होगी, फिर तद्धित समासाष्ट से प्रातिपदिक संज्ञा, फिर सुबो धातु प्रातिपदिक योग से अंतर्वर्तनी विभक्ति नी का लुक करेंगे,
का की हलंत्यम से संज्ञा करेंगे, शेष बच गया आपका दधि आगे ठा। यहाँ पर पुनः सूत्र लगेगा ठस्य का। क्या सूत्र है? ठस्य का। 7 3 50। बोलिए ठस्य का के आगे क्या है? सूत्र निकाल लिया आपने। ठस्य अंगाधिकार में है ये सूत्र, अतः अर्थ होगा अंग संबंधिनः ठस्य स्थाने इक इत्ययम् आदेशो भवति। अंग संबंधी जो ठ उसके स्थान पे एक आदेश होता है। अंग संबंधी का तात्पर्य क्या हो गया? जिस ठ के परे रहते अंग संज्ञा होती, तो इसके परे दधि की अंग संज्ञा होती है, इस ठ के स्थान पे क्या हो जाता है? एक आदेश होता है। तो केवल किसके स्थान पे होगा? अ वैसी रहेगा और जो ठ है आदि उसी के स्थान पे एक आदेश होगा। ठ का अ मिलकर के क्या बन जाएगा? एक। तो ध्यान में रखना आपको कि जब भी तद्धित की सिद्धियां करेंगे और कहीं पर भी ठक ठच ठन टिठन इत्यादि प्रत्यय होंगे, वहां पर क्या हो जाएगा? ठ के स्थान पे एक आदेश होना ही होना है। ठीक है। इसी प्रकार आय नीगी नीय फड़क जगह प्रत्यादि नाम सूत्र है, वो भी क्या करता है कि अंग संबंधी जो फ ढ ख छ घ इत्यादि प्रत्यय हैं उनके आदि को आयन इत्यादि आदेश होंगे। तो 2-3 सूत्र तद्धित की सिद्धियों में याद रखना होता है। ठीक है। कहीं कहीं पर ठ के स्थान पे का आदेश होता है, वो जब आएगा तो आपको बताएंगे इसु सुक्तांतात का सूत्र से। सामान्यतया क्या होता है? ठ के स्थान पे एक आदेश हो जाता है। तो यहाँ पर ठ के स्थान पे एक आदेश हो गया, दधि आगे इक है। ठीक है। चलिए अब इसके पश्चात यहाँ पर आपको क्या करना है? किति च से वृद्धि करनी है। सूत्र क्या कहता है? वो कहता है कि कित के स्थान में नहीं, तद्धित कित के परे रहते अंग के अचों के आदि स्थान में क्या होता है? वृद्धि होती है। अब ये कित तो है, किंतु एक आदेश हो चुका है, ये तद्धित नहीं है। तद्धित संज्ञा किसकी थी? ठ की थी। तद्धिता के अधिकार में क्या था? ठक प्रत्यय था, इक आदेश नहीं था। अतः जो इक है वो तद्धित नहीं है। तद्धित क्या है? ठ है। ठीक है। अब यहाँ पर कैसे वृद्धि होगी? तो फिर सूत्र ने क्या कहा कि तद्धित के स्थान पे होने वाला आदेश भी तद्धित के समान ही माना जाएगा। इस प्रकार से तद्धित के स्थान पे जो आदेश हुआ वो भी तद्धित माना गया और द को वृद्धि हो गई, तो दाधि आगे इक। दाधि आगे इक है। ठीक है। अब इसके पश्चात आप ये जिभम सूत्र लगाइए। यकार आदि अजादि प्रत्यय के परे रहते पूर्व की भाषण्या करिए। यस्मात् प्रतिविधि सदादि संसंज्ञा पहले कर चुके हैं, ये जिभम सूत्र लगा लीजिए। यकार आदि अजादि प्रत्यय के परे रहते पूर्व की भाषण्या और यस्य तिच सूत्र लगा करके ईकार तथा तद्धित के परे रहते भाषंजक इवर्णांत अवर्णांत का लोप होता है। अलोच्य से सूत्र लगाएंगे तो दधि के ई का लोप करेंगे और शेष बच गया दाध इक, मिलकर के क्या बन गया? दाधिक। अब आगे स्वाद्युत्पत्ति करेंगे। उसके पश्चात सु के स्थान पे अतोम से अम करके अमी पूर्व से पररूप एकादेश, अमी पूर्व से पूर्व रूप एकादेश करके क्या बना लेंगे? दाधिकम। हाँ कुछ कह रहे हैं? नहीं। तो क्या कहते हैं, क्या हो गया यहाँ पर? दाधिकम बन गया। दूसरा उदाहरण है यहाँ पर अद्यतन। आप जब दाधिक बनाने के पश्चात जब प्रत्यधित तस्मात् साष्ट से प्रातिपदिक संज्ञा करते हैं वहां पर भी इसको आप घटा सकते हैं कि तद्धित संज्ञा तो ठ की थी, इक की तो नहीं थी। पुनः यहाँ पर कैसे हुई? तो वहां पर भी घटा सकते हैं। तो दाधिकम बन गया। आगे आ जाइए अद्यतनम। क्या है शब्द? क्या बनाना है आपको? अद्यतनम। अद्यतनम का अर्थ क्या होता है? आज का। आजकल आप लोग संस्कृत में समाचार सुनती है ना, रात्रि में यज्ञशाला में जब बड़ी बहनें बोलती हैं अद्यतनीनाः समाचाराः, तो क्या अर्थ होता है उसका? आज के समाचार।
तो अद्यतन शब्द का अर्थ भी क्या होता है? आज का। ठीक है ना? क्या अर्थ होता है इसका? आज का। तो सबसे पहले तो आपने अद्य शब्द बनाया। कैसे बनता है अद्य शब्द मालूम है? नहीं मालूम है? एक सूत्र है, सद्यः परुत् परारेशमः। बोलिए बोलिए। उससे निपातन होता है। उससे क्या होता है? अद्य शब्द निपातन करते हैं। ठीक है ना? अस्मिन् अहन्, अस्मिन् अहन् इति अद्य। आज, अस्मिन् यानी इस, आज के दिन, कोई क्या कह देते हैं? अद्य। तो यहाँ पर ये निपातन हुआ और उसकी, क्योंकि तद्धिता के अधिकार में निपातन है इसलिए ये तद्धित माने जाएंगे और फिर तद्धित समासाष्ट्र से इनकी प्रातिपदिक संज्ञा मानी जाती है। अब इसके पश्चात इतना होते हुए भी ये क्या है? अव्यय। क्या है ये? अव्यय। ठीक है? अतः सूत्र लगेगा सायं चिरम प्राहणे प्रगे व्ययेभ्यश्च युक्तिलौ तुच्च। ठीक है ना? ये सूत्र कहाँ है? सद्यः परुत् परारेशम। तो तसिल से प्राक पाशप है नियाप्य पाशप के बीच में सद्यः परुत् सूत्र। तो सद्यः परुत् सूत्र में जितने भी निपातन किए गए हैं, है ना, सद्यः परुत् परारी ऐषमः परेद्यु, है ना, अन्येद्यु अन्यतरेद्यु इत्यादि सब निपातन किए गए हैं उसमें। तो जितने भी उसमें निपातन हैं वो सभी क्या हैं? तद्धित अष्टा सर्वविभक्ति से वो सभी अव्यय हैं। क्या है? वो सारे अव्यय हैं। तो अद्य भी अव्यय है, इसलिए सूत्र लग गया वो सायं चिरम प्राहणे प्रगे व्ययेभ्यश्च ट्युट्टिलौ तुच्च। ये सूत्र है 4-3-23। 4-3-23। ठीक है? यहाँ भवः अर्थ में हम प्रत्यय करेंगे। सायं चिरम प्राहणे प्रगे अव्यय, है ना, इत्येतेभ्यः ट्यू टुल, है ना, ट्यू ट्युल इत्येतौ प्रत्ययौ भवतः, है ना, तत्सन्नियोगेन च तुट् आगमो भवति। समझ में आ गया? ठीक है ना? इसके पीछे आप सूत्र देखिएगा, ये सब शैक्षिक है। ठीक है ना? ये सब क्या है? शैक्षिक अर्थ हैं। तो कई अर्थों में प्रत्यय होते हैं। तो यहाँ पर आपने क्या कर दिया? सायं चिरम प्राहणे प्रगे अव्यय इत्येतेभ्यः ट्यू ट्युल इत्येतौ प्रत्ययौ भवतः शैक्षिकौ तत्सन्नियोगेन च तुट् आगमो भवति। ठीक है ना? कि सायं चिरम प्राहणे प्रगे, इनसे भी और अव्ययों से भी क्या होते हैं? ट्यू और ट्युल प्रत्यय होते हैं। और जब ये ट्यू ट्युल प्रत्यय होगा तो तुट् आगम भी होगा। तो देखिए अद्य से आपने क्या प्रत्यय किया? ट्यू चाहे ट्युल, हमने ट्यू प्रत्यय किया। ट्यू प्रत्यय के ट की इत संज्ञा कर लेंगे। किससे होगी ट की इत संज्ञा? टुटू से। तो ट की इत संज्ञा बचा यू, और इसको तुटागम किया तो तुटागम भी किसको होगा? ट्यू और ट्युल को ही होगा। तो इसके आदि में तुट आगम बैठ जाएगा। तो अद्य तुट यू, तुट के ट की संज्ञा होगी, ओ की भी संज्ञा हो जाएगी, शेष बचेगा त। अद्यत यू, यू के स्थान पे क्या हो जाएगा? युवोरन आपौ। इसका अर्थ आप लोगों ने सुना हुआ है, बताइए क्या है? युवो स्थाने अन अक इत्येतौ आदेशो भवतः। अंग संबंधी यू है, इसके स्थान पे अनादेश हो गया। तो अद्यत अन, अद्यत आगे अन। ठीक है? अब इसके पश्चात यहाँ पर अद्यतन बन गया, इसको आप इसमें मिला लीजिए त में, तो क्या शब्द बन गया? अद्यतन। अब हमें तद्धित समासाष्ट्र से प्रातिपदिक संज्ञा करनी है। वो कहता है कृदंत तद्धितांत तथा समास की प्रातिपदिक संज्ञा होती है, पर ये तद्धित तो ये नहीं है। तद्धित तो यू था, तद्धिता के अधिकार में क्या था? यू था, अन तो नहीं था। तो तद्धित संज्ञा किसकी होगी? यू की होगी, अन की नहीं हो सकती है। तो पुनः स्थानीय आदेश, वे तद्धित के स्थान पे जो आदेश किया है उसको भी हम क्या मानेंगे? तद्धित ही मानेंगे। तो तद्धित के स्थान पे जो आदेश हो तद्धित माना गया,
अतः इसकी प्रातिपदिक संज्ञा हो गई और प्रातिपदिक संज्ञा करने के पश्चात आपने स्वादित्पत्ति कर ली। स्वादित्पत्ति में सु लाए। यह नपुंसक लिंग है, अतः अतोम इस सूत्र से अम हुआ और अमि पूर्व से पूर्व रूप एक आदेश होकर के सिद्ध हुआ अद्यतनम। तो दाधिकम और अद्यतनम। ठीक है, तो धात्वादेश आपने समझ लिया, अंगादेश समझ लिया, कृदादेश समझ लिया, तद्धितादेश समझ लिया, और क्या समझा? प्रकृत्य प्रवृत्ति में आपने अव्ययादेश भी समझ लिया। एक आप और कर लीजिए, क्या है? शुभादेश। क्या करेंगे? शुभादेश। क्या करेंगे? शुभादेश का उदाहरण है पुरुषाय, वृक्षाय। पुरुष शब्द है, पुरुष की प्रातिपदिक संज्ञा की है। कल मैंने आपको इसको थोड़ा सा संक्षेप में बता भी दिया था। प्रातिपदिक संज्ञा करने के पश्चात आपने चतुर्थी विभक्ति का ज्ञ लिया। ज्ञ के स्थान पे क्या कर लिया? ये सूत्र से अदंत अंग से उत्तर ज्ञ के स्थान पे आदेश कर लिया। पुरुष आगे या। अब बस यहीं पर आपको सूत्र लगाना है। सुपिच यनादौ सुपि परतः अदंतस्य अंगस्य दीर्घो भवति। यनादि सुप परे हो तो अदंतम को दीर्घ होता है। ये यनादि तो है किंतु सुप नहीं है। सुप तो क्या था? ज्ञ। सुप के अंतर्गत तो ज्ञ आता है ना, सु औजस अमोर्षस्ताभ्याम भी ज्ञभ्याम भी, किंतु या तो नहीं आता है, तो ये सुप नहीं है। ये यनादि है पर सुप नहीं, और ज्ञ सुप था पर यनादि नहीं था, इसलिए दोनों जगह समस्या आ गई। तो इसको क्या कर दिया हमने? सुप के स्थान पे जो आदेश हुआ वो क्या माना जाएगा? सुप ही माना जाएगा। और इस प्रकार से अदंतम को दीर्घ कर लेंगे तो पुरुषाय, वृक्षाय। ठीक है, इसी प्रकार पुरुषेभ्य में भी आप उसको घटा सकते हैं। ठीक है ना, पुरुषेभ्य में नहीं घटाना है, पुरुषाय में घटाना है, जहाँ पर ज्ञ के स्थान पे आदेश होगा, सुप के स्थान पे जो आदेश होगा। अब आगे है तिंग आदेश। तिंग के स्थान पे जो आदेश वो तिंग आदेश होगा। अपुरुताम। ठीक है, क्या धातु लग रही है? और ये लंग लकार का रूप है। उन दोनों ने किया, है ना, उन दोनों ने किया। अकरोत, अकुरुताम, अकुर्वन, अकरोहो, अकुरुतम, अकुरुत, अपूर्वम या अकर्वम, अपूर्वम, अपूर्व, अकुर्व। ठीक है, अस्तु। तो डुकने करने धातु है, ये तो आपको स्पष्ट समझ में आ रहा है। डुकने करने, डू की संज्ञा कर दी, यहाँ की अंतिम से संज्ञा करके आपने स्थिति रखी क्री। क्री के बाद आपने धातु के अधिकार में अनद्यतने लंग से लंग ले आएंगे। लंग के स्थान पे हम क्या कर लेंगे? त्रिवाद्योत्पत्ति करके तस कर लेंगे। तो क्री आगे तस। लुंग लंग लिंग छोटदात सूत्र सब परिचित है। तो लुंग लंग लिंग परतः अंगस्य अडागमो भवति। तस के पहले क्री की संज्ञा की, और ये लुंग है, लुंग कह रहे हैं, यहाँ पर लंग है तो इस कारण से अटागम भी हो गया। तो अक्रीतस, यहाँ तक आपने सिद्धि देख ली। उसके पश्चात ठीक है, यहाँ सूत्र लग जाएगा तनादि क्रिभ्य उह, तनादिभ्य धातुभ्य, तनादि धातुओं से तथा क्री धातु से क्या होता है? हाँ, कर्तावाच्य सर्व धातु के परे रहते। कर्तावाच्य तस परे है, यहाँ पर क्री धातु है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? उ आ जाएगा। अ क्री उ तस, अ क्री उ तस। इसके पश्चात सूत्र लगाएंगे तस थस थमिपाम ताम तम ताम। ये सूत्र भी आ चुका है अभवताम की सिद्धि में। सूत्र का अर्थ है, बोलिए, ङित संबंधी लकार के तस थस थ मिप इन के स्थान में क्रमशः ताम तम त अम ये आदेश होते हैं, है ना। ङित लकार संबंधी जो
तस थस था में आदि स्थानीय हैं, उनके स्थान में क्रमशः ताम तम त अम आदेश होंगे। ये लंग लकार अंगित है, इसके तस के स्थान पे क्या आदेश हो गया? ताम। तो क्री उ ताम, क्री उ ताम हो गया। ठीक, अब इसके पश्चात आप क्या कर लीजिए, सार्वधातुक अर्धधातुक योग। उ जो है वो अर्धधातुक है, उ अर्धधातुक के पर रहते क्री को आपने क्या कर लिया? गुण कर लिया। तो गुण करके क्या बन जाएगा? क्री को क्या गुण होगा? और रपर हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? हाँ, अ कर उ आगे ताम, अकर उ ताम। इसके पश्चात पुनः एक सूत्र है, अत उत सार्वधातुके। 6 4 110, 6 4 110 है ना? किंगिति सार्वधातुके परतः करोते है अकारस्य उकारादेशो भवति। सूत्र का अर्थ है, गम हन जन खन घसाम लोप किंगित्य ननि से किंगिति की अनुवृत्ति आती है, और नित्यम करोते से करोते की अनुवृत्ति है। सूत्र का अर्थ है, किंगिति सार्वधातुके परतः करोते है अकारस्य उकारादेशो भवति। ठीक है, कितगित सार्वधातु के परे रहते। कितगित सार्वधातु के परे रहते पुनः क्या होगी? हाँ, करोती के आकार को उकार आदेश होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ताम है वो अपित सार्वधातुक है, गित्वत है। तो सूत्र कहता है कि सार्वधातुक के परे रहते, और सार्वधातुक संज्ञा किसकी होती है? तिंग शित की सार्वधातुक संज्ञा होती है, पर ये तिंग तो है नहीं। तिंग तो क्या था? तस था। यहाँ पर तो आपने ताम कर दिया है। ठीक है, तो ये तिंग में नहीं आएगा। जब तिंग में नहीं आएगा तो इसकी सार्वधातुक संज्ञा नहीं होगी। सार्वधातुक संज्ञा नहीं होगी तो अतोक्त सार्वधातुक के सूत्र भी नहीं लग सकता है। बस समझ में आ गई। अब यहाँ पर स्थानीय आदेश सूत्र प्रवृत्त हुआ। इसने कहा कोई बात नहीं, आदेश स्थानीय के समान होते हैं। तो ये आदेश है, किसके स्थान पे आदेश हुआ है? तिंग के स्थान पे। तो इसने कहा कि तिंग के स्थान पे जो आदेश होगा वो भी क्या होगा? तिंग के समान ही माना जाएगा। इसलिए ताम को भी आपने तिंग माना, पुनः इसकी सार्वधातुक संज्ञा की, फिर अपित सार्वधातुक गित्वत होने से ये गित्वत हुआ, और उसके पश्चात करोती के आकार को क्या हो गया? उकार आदेश हुआ। तो अपु है ना, और ये आगे इस प्रकार से सिद्धि हो जाएगी है ना, अपुरुताम, अपुरुताम। ठीक है, तो आपने इसको कहाँ पर घटाया? कि जब तिंक्षित सार्वधातुकम से इसकी सार्वधातुक संज्ञा करनी है, किंतु तिंग तो तस्था ताम नहीं है, अतः सार्वधातुक संज्ञा नहीं हो सकती थी। तो सूत्र ने कहा कि नहीं, तिंग के स्थान पर होने वाला आदेश भी तिंग के समान ही माना जाएगा। अतः इसको हमने तिंग माना, और तिंग मान करके इसकी सार्वधातुक संज्ञा कर लेंगे। तो गुरुताम हो गया। ठीक है, तो तिंग आदेश भी हो गया। अब एक बचा पदादेश। पदादेश का उदाहरण आपको बताया गया था, ग्रामो नः स्वम, हाँ, ग्रामो वः वह स्वम, स्वम, ग्रामो नः स्वम। गांव हमारा धन है। स्व का अर्थ होता है धन, नह मतलब हमारा, और वह का अर्थ क्या हो जाएगा? तुम्हारा। उदाहरण जो आपका है वो मुख्य रूप से नह। उदाहरण क्या है? नह, नह और वह। तो यहाँ पर देखिए, ग्राम हमने पहले रखा हुआ है पद, आगे युष्माकम शब्द है। क्या शब्द है? युष्माकम। युष्माकम बनाते हैं हम, युष्मत शब्द है। आगे युष्माकम षष्ठी के बहुवचन में बनता है, तो वहां पर क्या हो जाएगा? वही आम रखा, और फिर वहां पर साम आकम सूत्र लगा करके वहां पर आकम आदेश हो जाता है सुट सहित को, तो युष्मा आकम युष्माकम बन जाता है। हम युष्माकम नहीं बना रहे हैं, बस ग्राम
है ना, युष्माकम आगे स्वम। यहाँ पर जो मुख्य सूत्र लगता है वो लगता है बहुवचनस्य वस्नसौ, बहुवचनस्य वस्नसौ। ये सूत्र है 8वें अध्याय के द्वितीय पाद के 66 नंबर का सूत्र है ना। यहाँ पर मुख्य प्रयोजन है कि सूत्र को हमें कहाँ घटाना है, इसलिए हम वहीं पर आपका विशेष ध्यान देंगे। तो 8 1 21, 8 1 21 बहुवचनस्य वस्नसौ। ऊपर देखो, युष्मदस्मदो षष्ठी चतुर्थी द्वितीयास्थयोर वान्नावो पूरा सूत्र है। इसमें से युष्मदस्मदो षष्ठी चतुर्थी द्वितीयास्थयो की अनुवृत्ति पूरे यहाँ तक जाती है। कहाँ तक जाती है? 23 तक, है ना। त्वामो द्वितीया यहाँ तक। तो सूत्र का अर्थ हो जाएगा षष्ठी चतुर्थी द्वितीयास्थयोः युष्मदस्मदोः बहुवचनस्य स्थाने वस् नस् इत्येतौ आदेशौ भवतः। षष्ठी चतुर्थी तथा द्वितीया में स्थित जो युष्मद अस्मद हैं उनके बहुवचन में वस् और नस् आदेश हो जाते हैं। तो यहाँ पर षष्ठी में स्थित है, ये ध्यान में रखिएगा आप लोग कि जो भी इस प्रकरण में आदेश होते हैं वो पूरा रूप बनने के बाद होते हैं, युष्मद अस्मद को नहीं होते हैं। षष्ठी में स्थित यानी पूरे षष्ठ्यंत के स्थान पे होंगे, पूरे युष्माकम के स्थान में होंगे। इससे पहले हम जो आदेश कर रहे थे, है ना, युष्मद और अस्मद के स्थान पे आदेश कर रहे थे, उसमें भी म पर्यंत को कर रहे थे। किंतु यहाँ पर जो आदेश होगा वस् नस् ते में त्व म, ये जो आदेश होंगे ये किसके स्थान पे होंगे? पूरे रूप बन करके, पूरा चतुर्थ्यंत रूप बन जाएगा, पूरा षष्ठ्यंत रूप बन जाएगा, तो ये आदेश होता है। बस समझ में आ गई। तो पूरा युष्माकम बना लेंगे और पूरे युष्माकम के स्थान पे क्या आदेश होगा? युष्माकम के स्थान पे होगा, अच्छा यहाँ पर हमने नह लिखा है, इसको आप वह कर लीजिए। युष्माकम के स्थान पे होगा तो युष्माकम के स्थान पे क्या आदेश होगा? वस्। क्या आदेश होगा? वस्। और अस्माकम के स्थान पे क्या आदेश होगा? नस्। ठीक है ना, वस् आगे नस्। ठीक है। और सूत्र ये और इतना करता है कि अपाद आदौ, है ना, मतलब पाद के आदि में नहीं करेगा। वस्नस आदेश तभी होंगे जब उससे पूर्व कोई पद प्रयुक्त होगा। आप सीधे ये प्रयोग नहीं कर सकते कि नह ग्रामः स्वम, ऐसा नहीं करेंगे। क्या करेंगे? ग्रामो नह स्वम, है ना। पद से उत्तर क्या करता है? पदस्य पदात् कहा गया है, तो पद से उत्तर ही होना चाहिए। तो पद एक रखेंगे पूर्व में, उसके बाद ही वस्नस आदेश करेंगे। बस समझ में आ रही है? तो अब कभी भी ऐसा नहीं कर सकते हैं कि नह ग्रामः स्वम, वह ग्रामः स्वम, नहीं। पदात्, पद से उत्तर, पद को क्यों युष्माकम अस्माकम के स्थान पे आदेश होता है? क्योंकि वो कहता पद को होता है। और पद संज्ञा किसकी होती है बताओ? सुबंत तिङंत की पद संज्ञा होती है। तो सुबंत तो पूरा युष्माकम बनेगा, पूरा रूप बनेगा, तभी तो सुबंत बनेगा, वो तभी तो पद बनेगा। तो इसलिए पद को होता है और पदात् पद से उत्तर होता है। तो इसलिए कोई पद पहले होगा तभी वस्नस आदेश होंगे या ते में आदेश होंगे, सीधे प्रारंभ में आप नहीं कर सकते। ठीक है। तो यहाँ पर वस और नस ये आदेश हो गए। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सूत्र आपको यहाँ पर लगाना है ससजुषोर। वो क्या कहता है? पदस्य सजुषः सकारस्य च रुत्वं भवति। वो कहता सकारांत पद को रू होता है, अथवा सजुष के सकार को। तो सजुष तो है नहीं, सकारांत पद होना चाहिए। और पद संज्ञा किसकी होती है? तिङंतम पदम की होती है। सुबंत और तिङंत की पद संज्ञा होती है। या तो पूरे सुबंत के स्थान पे वस आदेश हो चुका है, तो ये तो सुबंत नहीं रहा, ये तो सुबंत नहीं रहा, ये तो इसकी पद संज्ञा हो ही नहीं सकती है। और जब ये पद संज्ञा नहीं होगी तो ससजुषोरु से रुत्व भी नहीं हो सकता है। तो फिर सूत्र ने कहा कि नहीं, चिंता की कोई बात नहीं है, हमने व्यवस्था की हुई है। क्या व्यवस्था की हुई है? स्थानीय वदादेश, कि आदेश स्थानीय के समान होते हैं। अब वो चाहे धातु के स्थान पे हो, चाहे अंग के स्थान पे हो। यहाँ पर किसके स्थान पे आदेश हुआ है? पद के स्थान पे। पूरे युष्माकम पद के स्थान में वस ऐसा आदेश हो गया है। ठीक है। इसलिए हमने वस को भी क्या मान लिया? पद मान लिया। अब जब हमने इसको पद मान लिया तो अब इस पद के सकार को रू हो गया। फिर उसके बाद फिर खरवसाने विसर्जनीय से आपने क्या कर लिया? इसको
विसर्जनी कर दिया। तो क्या बन गया? ग्रामः। और इधर ग्राम आगे सु था, हर्षिका यहाँ पर लग जाता है, तो ग्रामो वह स्वम, ग्रामो। इसी प्रकार से बिल्कुल सेम इसी प्रकार से आप इसको घटा लेंगे, ग्रामो नः स्वम। ठीक है ना? तो इस प्रकार से ये आपका पदादेश का भी उदाहरण आपने पढ़ लिया। तो इस प्रकार से 8 प्रकार के जो आदेश आपको बताए थे वो सभी आपने उदाहरणों में घटा लिए। धात्वादेश का उदाहरण था, क्रम से बोलते जाइए, भवितव्यम, अंगादेश, वृदादेश, तद्धितादेश, अव्ययादेश, अकुलताम और पदादेश ग्रामो वह स्वम। ठीक है? तो आप सबको प्रयोजन समझ में आ गए कि जहाँ जहाँ जो आदेश हुए थे उसको मान करके कार्य नहीं प्राप्त हो पा रहा था, अतः स्थानीय पदादेश ने आदेश को स्थानीय का अधिकार दिला दिया, जिससे कि तत्त कार्य संभव हो सका। ठीक है? तो इस प्रकार से आज आपने ये पढ़ लिया। कल हम आपको बताएंगे अल विधि। अनल विधौ कहा था ना, तो कहाँ कहाँ पर नहीं होगा। यहाँ तो आदेश स्थानीयवत हो गए, किंतु कहाँ कहाँ आदेश स्थानीयवत नहीं होगा ये हम आपको कल बताएंगे। आज